चंदेलों रजवाड़ों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो गढ़ मंडल की रानी थी। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं भारत की वीरांगना महारानी दुर्गावती की। छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप के पहले मुगलों से टक्कर लेने वाली भारत की यह वीरांगना, जिसका शौर्य, पराक्रम और बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जी हां, बात करते हैं मध्य प्रदेश की गोंडवाना राज्य की इस वीरांगना की, महारानी दुर्गावती। मध्य प्रदेश गोंडवाना गढ़मंडल की इस रानी की वीर गाथा और इसका यशोगान युगों युगों तक हमारे भारत में गुंजायमान रहेगा। गढ़मंडल मध्य प्रदेश के गोंडवाना राज्य के उत्तर में स्थित एक छोटा सा राज्य, लेकिन शौर्य और पराक्रम का एक लंबा इतिहास रहा है। गोंड शासकों की भूमि 5 अक्टूबर 1524 ये भारत का वो समय था जिसे हम मध्यकाल कहते हैं। उत्तर प्रदेश बांदा जिले में कालिंजर का दुर्ग ऐतिहासिक दुर्ग है। अभेद्य और अजेय दुर्ग माना जाता है। यहां पर चंदेल वंशी शासक राजा कीरत राय या कीर्ति सिंह, उनके घर में नवरात्रि के दुर्गाष्टमी को एक बेटी ने जन्म लिया। दुर्गाष्टमी पर जन्म हुआ तो सहज में ही नाम पिता ने रखा दुर्गावती। यथो नाम तथो गुणा, जैसा नाम था बालकाल से ही दुर्गावती के जीवन में वो परिलक्षित होने लगा। तीरंदाजी और घुड़सवारी में, शिकार खेलने में पूरा कौशल। कालिंजर किले की घटना है। एक मदमस्त हाथी, सिद्धहस्त महावत और सेनापति उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। दुर्गावती पहुंची, स्पर्श किया, हाथी नतमस्तक हो गया। रानी दुर्गावती ने हाथी पर बैठकर सवारी की। ये बहादुरी के किस्से थे। कहा जाता है कि बाघ का शिकार इतनी आसानी से कर लेती थी, और अगर शिकार खेलने गई और बाघ रास्ते में मिल जाए तो बाघ का शिकार किए बिना पानी नहीं पीती थी। बहादुरी के किस्से धीरे धीरे फैलने लगे और राजा संग्राम सिंह, जो गोंड शासक थे, गढ़मंडला के राजा, वहां तक ये बात पहुंची और उन्होंने अपने पुत्र दलपत शाह के लिए कालिंजर आकर दुर्गावती के पिता से याचना की। विवाह हुआ 1542 विवाह का समय। दुर्गावती उस समय 18 वर्ष की थी। इधर गोंडवाना की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। राजा संग्राम सिंह ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें 1000 हाथी और एक लंबी फौज। पड़ोस में मालवा राज्य था। आसफ खां मुगलों का एक जाबाज सेनापति था। अकबर ने उस समय आसफ खां को कहा कि आप मालवा पर कब्जा करो। यहां मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, ये वो समय था जब 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगलिया सल्तनत की नींव डाली। बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर। तो जो अकबर था वो और रानी दुर्गावती ये समकालीन थी।
यहां मालवा में उस समय बाज बहादुर शासक था। ये वही बाज बहादुर है जिसके रूपमती के साथ प्रेम प्रसंग के जो किस्से हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। कभी उस पर अलग से हम लोग उस प्रसंग पर चर्चा करेंगे। बाज बहादुर ने भी गोंडवाना पर हमला करने का एक योजना रची। क्यों रची? थोड़ा सा नियति का ऐसा खेल। इधर गोंडवाना में हुआ यह था कि जो रानी दुर्गावती थी, उनके जो पति थे दलपत, लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। अब 5 वर्ष के पुत्र वीर नारायण की वो अभिभावका थी। संरक्षिका के रूप में उन्होंने शासन सत्ता स्वयं संभाला। 2 बहुत ही विश्वास पात्र उनके पास मंत्री थे, आधार सिंह कायस्थ और मान सिंह। उनके परामर्श से और उनके सहयोग से शासन सत्ता का अच्छा कार्य रानी दुर्गावती संचालित कर रही थी। लेकिन बाज बहादुर को ऐसा लगा कि इस समय अवसर है, गोंडवाना को हथिया सकते हैं। भूल के उसने हमला किया गोंडवाना पर, लेकिन दुर्गावती के सामने वो टिक नहीं पाया। 2 बार उसे रणभूमि पर धूल चाटनी पड़ी। वापस पराजित होकर पहुंचा। उसकी कमजोरी साबित हुई और अकबर ने बहुत आसानी से आसफ खां को भेजा और कहा कि मालवा पर जाकर हमला करो। और बाज बहादुर को पराजित करके अकबर के जाबाज सेनापति आसफ खां ने मालवा पर कब्जा किया। मालवा पर कब्जा करने के साथ साथ उसने गढ़मंडला के दूसरी ओर स्थित राज्य रीवा पर भी अपना आधिपत्य कर लिया। अब गढ़मंडल दोनों ओर से मुगलिया हुकूमत से घिर गया। रानी के पास, रानी दुर्गावती के पास एक सरमन हाथी था, जिसे जो सफेद हाथी था, लेकिन उसका भी एक पहचान थी और दूर दूर तक उसका नाम था सरमन हाथी। और उसके जो सेनापति थे आधार सिंह, उन दोनों को लेने के लिए अकबर ने एक पत्र लिखा। दुर्गावती के पास पत्र आया, वीरांगना ने पढ़ा। लिखा था कि यदि आप सरमन हाथी और अपने मंत्री वजीर आधार सिंह को सौंप दें तो आप स्वतंत्र राज्य कर सकती हैं। अब वीरांगना थी, उसने पत्र पढ़ा और विचार किया। स्वाभिमान बचाकर रखना बहुत जरूरी है। अगर स्वाभिमान नहीं तो जीवन का कोई औचित्य नहीं। उन्होंने कहा कि इज्जत की मौत बेहतर है, लेकिन स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखेंगे। अकबर को मना कर दिया गया। अकबर इससे झुंझला गया। उसे लगा एक अबला स्त्री और वो इस बादशाह को मना करे। कभी कभी स्वयं का अहंकार भी सामने वाले की हैसियत को समझने में चूक कर देता है। अब आसफ खां को कहा गया कि भाई किसी भी तरह से हमें गोंडवाना चाहिए। आसफ खां ने योजना बनाई। पड़ोसी राज्य मालवा और रीवा, ये दोनों पहले से ही मुगलिया हुकूमत के कब्जे में आ चुके थे। 1564 ईस्वी में आसफ खां ने गढ़मंडल पर हमला बोल दिया। रानी तैयार थी। उसने अपनी सेना को तैयार किया। अपने विश्वास पात्र वजीर आधार सिंह कायस्थ और मान सिंह को साथ लेकर, और नर्राई नाला एक ऐसा एक पहाड़ी इलाका था जिसके जो बहुत दुर्गम था। उसके दोनों तरफ, एक तरफ गौड़ नदी और दूसरी तरफ नर्मदा नदी बहती थी। और रानी दुर्गावती को ऐसा लग रहा था कि यह जो स्थान है ये मुगलों के लिए थोड़ा दुर्गम रहेगा। युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। मुगलों की सेना ज्यादा थी, लेकिन वीरता और साहस, शौर्य और पराक्रम ये दुर्गावती के खेमे में ज्यादा था। 3000 मुगल सैनिकों को काट डाला गया।
मुगल पीछे हटे। इधर रानी दुर्गावती ने अपने सिपा सालारों को बुलाया, योजना बनाई गई। एक विचार आया कि रात्रि के समय इनके शिविर पर एकाएक हमला किया जाए, लेकिन सलाहकारों ने इसे उचित नहीं माना। दुर्गम और पहाड़ी इलाके का हवाला देकर इस पर राय नहीं बनी। यहीं पर भूल हो गई। अगले दिन आसफ खान ने दुगनी फौज के साथ, पूरी ताकत के साथ दुर्गावती के ऊपर हमला कर दिया। युद्ध बहुत भीषण था। वीरांगना दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण भी युद्ध में शामिल हुए। दोनों तरफ से बराबरी का युद्ध चलता रहा। लगभग दुर्गावती की ओर से जो प्रहार होते थे वो मुगलों को पीछे धकेलते गए, लेकिन एकाएक थोड़ा स्थिति ऐसी बदली, वीर नारायण घायल हो गए। अब रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को महल भेजा, किले में भेजा और कहा कि आप वहां किले की सुरक्षा में रहें, इधर मैं मोर्चा संभालती हूं। युद्ध चलता रहा। रणभूमि में हार और जीत दोनों हो सकती है। एक तीर रानी दुर्गावती के कंधे पर लगा, निकाल फेंका। दूसरा तीर एकाएक आंख पर धंस गया, उसे भी निकाला, लेकिन उसकी नोक आंख में रह गई और कुछ समझ पाती तभी तीसरा तीर उनके गले में धंस गया, उसे भी निकाला। जब उन्हें ऐसा अनुभूति हुई कि शायद अब उनका बचना मुश्किल है या वो पकड़ी जा सकती हैं, तो मुगलों के हाथ में तो कभी वो पड़ने वाली थी नहीं। उन्होंने अपने वजीर आधार सिंह से कहा कि तलवार निकालो और मेरा सिर धड़ से अलग कर दो। आधार सिंह हाथ जोड़ खड़े हो गए, बोले ये मुझसे नहीं होगा। वीरांगना हाथी से उतरी, खंजर निकाला और अपने ही हाथों खंजर अपने छाती पर भोंक लिया। आत्म बलिदान किया। इस देश के लिए और मातृभूमि के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। पूरा राज स्तब्ध रह गया। वीर नारायण ने मोर्चा संभाला। कुछ समय तक वीर नारायण ने भी मुकाबला किया, लेकिन अंत में वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। मुगलों का अधिकार हुआ, लेकिन वीरांगना दुर्गावती का आत्म बलिदान, उसका शौर्य, उसका साहस, उसका पराक्रम, इसकी प्रशंसा मुगलों ने भी की। अकबर के दरबारी कवि थे अबुल फजल, उन्होंने अकबरनामा में जिक्र किया है, गोंडवाना से इतना सोना प्राप्त हुआ कि उसके एक हिस्से को गिनने में मुगल सैनिकों को कई दिनों का समय लगा, लेकिन अंत में मुगलों ने संग्राम सिंह के छोटे बेटे चंद शाह को वापस गढ़मंडल सौंपा। 10 किले अपने साथ लिए और शेष उन्होंने वापस कर दिया। वीरांगना दुर्गावती की बलिदान की कहानी, यशोगान युगों युगों तक जीवंत रहेगा। आज बरेला मंडला रोड पर उनकी समाधि है। गौंड जनजाति के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ वहां जाते हैं और अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। उनके नाम पर कई प्रशासनिक भवन हैं। जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम से विश्वविद्यालय है। 1988 में भारत सरकार ने रानी दुर्गावती को याद करते हुए उनके नाम से एक डाक टिकट जारी किया हुआ था। आज हम महारानी वीरांगना दुर्गावती के शौर्य को, साहस को, पराक्रम को और उनके आत्म बलिदान को नमन करते हैं। सत सत नमन है ऐसी वीरांगना को। 24 जून 1564 ये समय था वीरांगना के आत्मोत्सर्ग का, आत्म बलिदान का। युगों युगों तक ऐसी वीर छत्राणी को हम याद करेंगे। उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को और उनके आत्म बलिदान को सत सत नमन है। नमन है वीरांगना
दुर्गावती को।